हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। पिछले क्लास में हम पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक मॉडल पढ़े थे। क्या? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो कौन दिया था? सिंगर्ड एंड निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगर्ड एंड निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल कब आया था? 1972 में। कब? 1972 में। और ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। क्या? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये ध्यान रखना है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। चलिए यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। क्या पढ़ेंगे? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो हेडिंग देंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। देखो भाई, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर मटेरियल का ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट, आयन का ट्रांसपोर्ट या सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट कौन कौन से मेथड से होता है? तो ये मेनली 3 मेथड से होता है। ठीक है। सबसे पहले होता है डिफ्यूजन। क्या होता है भाई? डिफ्यूजन। उसके बाद डिफ्यूजन के बाद क्या? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और सबसे लास्ट में तीसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये मेनली 3 मेथड है जिससे होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है भाई? मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। क्या? मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। मॉलिक्यूल्स, आयन या सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट होता है। तो 3 हो गया। पहला क्या हो गया? डिफ्यूजन। दूसरा क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और तीसरा क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन क्या है। क्या? डिफ्यूजन क्या है? तो डिफ्यूजन क्या है? एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। सुनिए भाई, अगर हम पढ़ें कि भाई मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और थोड़े से लेवल पे, तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट 2 तरह का होता है। ये तो हो गया 3, थोड़ा सा डिटेल में, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर अगर देखा जाए मेनली 2 तरह से हो रहा है। क्या है कि इसको आप मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को समझिएगा 2 पार्ट में बांट सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या हो सकता है भाई? पैसिव ट्रांसपोर्ट। और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना, फिर से इसका 2 पार्ट। कौन कौन सा? एक तो हो गया सिंपल डिफ्यूजन, जिसको डिफ्यूजन कहते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं आप? सिंपल डिफ्यूजन। और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में तीनों को अलग अलग दिखा दे रहे हैं। ये जो दोनों है ना, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये एक्चुअल में क्या है? ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या भाई? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है वैसा ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल का जिसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसके लिए एनर्जी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। क्या? एनर्जी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एनर्जी इन्वेस्टमेंट होता है। क्या? एनर्जी खर्च होता है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी का एक्सपेंस होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का एक्सपेंशन होता है, मतलब एनर्जी खर्च होता है। और यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होता है, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एनर्जी। ये वैसा ट्रांसपोर्टेशन है जिसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। क्या? नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। कहाँ पे? पैसिव ट्रांसपोर्ट में। क्लियर है? तो डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में किसी भी तरह का एनर्जी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर है? तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। क्या? डिफ्यूजन, फिर पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और फिर पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या पढ़ेंगे भाई? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए जो डिफ्यूजन है, क्या ये जो डिफ्यूजन है या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट
एनर्जी का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। क्लियर है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ेंगे क्या डिफ्यूजन, फिर पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या पढ़ेंगे भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। क्या हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो लिखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अ डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस, diffusion of substance. Passive transport is the diffusion of substance across a membrane with no energy investment. Passive transport is diffusion of substance across plasma membrane, या आप लिख सकते हैं membrane, across plasma membrane with no energy investment, with no energy investment, with no energy investment। ठीक है, यहां पे किसी भी तरह का एनर्जी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं डिफ्यूजन क्या है। तो डिफ्यूजन क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डाउन टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस मॉलिक्यूल का मूवमेंट क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सिंपल डिफ्यूजन कहलाता है या डिफ्यूजन कहलाता है। तो लिखेंगे क्या है, डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस, डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, spontaneous movement of substance, क्या spontaneous movement of substance down to its concentration gradient, down to its concentration gradient, concentration gradient। ठीक है, अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, मूव करता है। देखो भाई, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस। क्या कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस। देखिए, जैसे हम आपसे सिंपल पूछते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये बड़ा है या छोटा है। अब भाई, ये जो आपको ड्रॉ किया हुआ लाइन है, ये बड़ा है या छोटा है। तो भाई पता नहीं ये बड़ा है या छोटा है। मान लेते हैं ये लाइन जो है, ये लाइन है बी, क्या है, बी है। ठीक है, तो ये बी जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये बड़ा है या छोटा है, पता नहीं क्या है ना। बात आता है कि सर किसके रिस्पेक्ट में। तो देखो भाई, ये ना अगर देखा जाए ए, तो ए के रिस्पेक्ट में ये क्या है, छोटा है। ए के रिस्पेक्ट में क्या है, ये छोटा है। और सी के रिस्पेक्ट में ये क्या है, बड़ा है। ये लाइन सी के रिस्पेक्ट में क्या है, बड़ा है। यानी कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी हमेशा रिलेटिव होता है। क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमेशा रिलेटिव होता है। जैसे ये लाइन छोटा है कि बड़ा है, तो पूछे ना कि सर किसके रिलेटिव में देखें, किसके रिस्पेक्ट में देखें। तो सी के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो बी बड़ा है, और ए के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो बी छोटा है। क्लियर। वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, ये क्या एक रिलेटिव टर्म है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। जैसे मान लेते हैं कि कंटेनर है, इस कंटेनर में ना 5 मोल, क्या 5 मोल शुगर है। क्या भाई, 5 मोल शुगर सॉल्यूशन है। और एक दूसरा मतलब कंटेनर है, इसमें क्या है 1 मोल शुगर है। ठीक है, तो शुगर है 1 मोल, क्या है भाई, शुगर है। तो अच्छा, यहाँ पे 1 लीटर वाटर है। क्या है, 1 लीटर वाटर है। और इस कंटेनर में भी क्या है, 1 लीटर ऑफ वाटर है। क्लियर। वाटर कहने का मतलब होता है सॉल्वेंट। क्या मतलब होता है, जहां पे हम बोलेंगे वाटर मतलब सॉल्वेंट, वाटर मतलब सॉल्वेंट। और शुगर का मतलब होता है सोल्यूट। क्या होता है भाई,
सॉल्यूट, और शुगर का मतलब होता है सॉल्यूट। क्लियर? शुगर का मतलब क्या हो गया? सॉल्यूट। तो कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब है यहाँ पे, अगर किसी सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म देख रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन अधिक है कहने का मतलब है कि सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? अधिक है। क्या है? सॉल्यूट का अमाउंट अधिक है। यानी अगर दोनों सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में अगर पूछा जाए कि भाई दोनों में से कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है, तो सिंपल बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि भाई जिसका सॉल्यूट अधिक है, क्या जिसका सॉल्यूट अधिक है, जिसके पास सॉल्यूट का अमाउंट अधिक है, वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक है। और जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। यानी अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का बात हम करेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहने का मतलब है जिसमें सॉल्यूट अधिक है और सॉल्वेंट कम है। ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। क्लियर? इस सब चीज का जरूरत आगे पड़ेगा इसलिए बता रहे हैं। देखो, लेकिन एक कंटेनर है जिसमें मान लेते हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है भाई? 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। क्लियर? और दूसरा कंटेनर है जिसमें मान लेते हैं कि भाई 10 मॉलिक्यूल है, जो क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, बस 10। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा हो गया ऑक्सीजन के लिए? तो कंटेनर ए का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और कंटेनर बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। अगर मान लेते हैं कि दोनों को एक ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं, क्या दोनों को एक ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, उसका ट्रांसफर किधर होगा? हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। क्या? हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। समझ में आ गया? यानी मॉलिक्यूल का मूवमेंट ए से क्या होगा? बी में होगा। क्लियर? तो ऐसा ही होता है क्या? डिफ्यूजन में। इसलिए आप लिखे हैं क्या कि डिफ्यूजन क्या एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है डाउन टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कहने का मतलब है अपने से कम कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूट, अपने से कम कॉन्सेंट्रेशन के तरफ मॉलिक्यूल का क्या होता है? मूवमेंट होता है डिफ्यूजन में। मतलब ए से बी की तरफ मूवमेंट होगा स्पॉन्टेनियसली, किसी भी तरह का एनर्जी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? जैसे मान लेते हैं कि रूम है, रूम में आप अगरबत्ती जलाते हैं। क्लियर? तो जहां पे अगरबत्ती का सोर्स है वहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, और पूरे रूम में अगरबत्ती का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। क्लियर? तो जैसे ही आप जलाते हैं तो पूरे रूम में एक समान रूप से क्या होता है? डिफ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफ्यूजन हो जाता है। कहने का मतलब है मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर? और वो भी स्पॉन्टेनियसली, आपको एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना होता है। तो डिफ्यूजन क्या है पता चला? डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है सब्सटेंस का जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, या हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। क्या? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन के से होता है, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में यहाँ पे सर सेल में मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन का क्या मतलब है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन का मतलब है कि मान लेते हैं कि बाहर ना, सेल के बाहर वाटर क्या है? अधिक है, और सेल के अंदर वाटर का अमाउंट जो है वो क्या है? कम है। तो वाटर का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? बोलो ना, बाहर से अंदर की तरफ हो जाएगा। यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखो, जब हमारे सेल में जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसमें भी यही होता है। क्या होता है कि एक सेल है, क्या है? सेल है। इस सेल में CO2 का अमाउंट मान लेते हैं अधिक है और ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है? कम है। बाहर ब्लड में O2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अधिक है, और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। तो क्या होगा पता है? क्या होगा? सेल से CO2 ट्रांसफर होकर चला जाएगा ब्लड में, और ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे? अपने सेल में। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे डिफ्यूजन देखने को मिल रहा है। देखिए, जो सब्सटेंस है, जो गैसेस है, उसका मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है मॉलिक्यूल का, सॉरी किसी भी सब्सटेंस का या गैसेस का ट्रांसफर। इसको कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी में वो भी किस मेथड से होता है? सिंपल डिफ्यूजन मेथड से होता है। क्या? डिफ्यूजन मेथड से होता है। क्लियर? चलिए, तो डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। क्या?
जब सेल का बात करेंगे ना तो गैसियस एक्सचेंज तो होता है सिंपल डिफ्यूजन से, लेकिन अगर सॉल्वेंट का ट्रांसफर होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन भाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट है। क्या है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस लिखेंगे क्या, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मींस, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस कहने का मतलब है डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, और डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट कहने का मतलब क्या है, मींस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ, क्या, spontaneous movement of solvent from concentration of, from high concentration of solvent, हाई concentration ऑफ सॉल्वेंट करने का मतलब है अधिक पानी से कम पानी की तरफ, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, भाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या, भाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। याद रखना भाई कि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टर्म जरूर यूज करेंगे, भाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या इसको कह सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन रहे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और दूसरा ऑप्शन रहे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, तो क्या आंसर टिक होगा, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए ज्यादा सही टर्म क्या है, सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल, तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए, तो ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। और जहां पे हम बात करेंगे डिफ्यूजन का, वहां पे मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल का, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल का फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, क्या, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन भाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा। आपको पता है इस ऑस्मोसिस को हम दो पार्ट में पढ़ सकते हैं, एक होता है इंडोऑस्मोसिस और दूसरा होता है एक्सोऑस्मोसिस। क्या, तो ये जो ऑस्मोसिस होता है ना, ये दो तरह से हो सकता है, एक होता है इंडोऑस्मोसिस और दूसरा होता है एक्सोऑस्मोसिस, या इसको पढ़ सकते हैं एक्सोऑस्मोसिस या इंडोऑस्मोसिस। क्लियर है। इंडोऑस्मोसिस में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा ना वो सेल के अंदर होगा, ठीक है। क्या, जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा वो सेल के अंदर होगा। कहने का मतलब है कि इंडोऑस्मोसिस में ये जो सेल है और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है इसके अंदर जाएगा, तो क्या कहलाएगा, इंडोऑस्मोसिस। तो लिखेंगे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल मतलब सॉल्वेंट, क्या, सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल क्या, इनसाइड द सेल, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल क्या कहलाएगा, बोलो ना, क्या कहलाएगा, इंडोऑस्मोसिस कहलाएगा। जबकि एक्सोऑस्मोसिस में क्या होगा, सेल के बाहर सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, सेल से बाहर सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, तो क्या कहेंगे, इसको एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। तो यहां पे लिखेंगे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल, क्या, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल।
मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल तो क्या कहलाएगा, एक्सऑस्मोसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, एक्सऑस्मोसिस कहलाएगा। अब बात आता है कि सर ये एक्सऑस्मोसिस कब होगा और इंडोस्मोसिस कब होगा, तो वो डिपेंड करता है कि आप सेल को कैसे सॉल्यूशन में रखते हैं। क्या, सेल को कैसे सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है। अगर सेल को वैसे सॉल्यूशन में रखा जाता है जिसमें क्या होगा, बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होगा, अधिक होगा, और अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होगा, कम होगा। यानी बाहर सॉल्वेंट ज्यादा होगा और सेल के अंदर सॉल्वेंट कम होगा। तो आपको पता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस तो कहलाएगा। लेकिन अगर इनसाइड द मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का तो कहेंगे इंडोस्मोसिस, और अगर आउटसाइड मूवमेंट होगा, और आउटसाइड मूवमेंट कब होगा, जब सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर तो क्या है, कम है, और सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अधिक है। क्या, सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है, तो अधिक पानी से कम पानी तरफ मूवमेंट होगा, है ना। तो अगर आउटसाइड द सेल होगा तो बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। क्या कहेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। इसका मतलब कि कब इंडोस्मोसिस होगा और कब एक्सोऑस्मोसिस होगा वो डिपेंड करता है कि सेल को कैसे सॉल्यूशन में रखते हैं। क्या, सेल को कैसे सॉल्यूशन में रखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल। इसका मतलब कि हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने में क्यों जरूरत है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कब इंडोस्मोसिस होगा और कब एक्सोस्मोसिस होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्या, कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। क्लियर। तो क्या पढ़ रहे हो हम, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल, यानी सेल के बाहर कैसा कॉन्सेंट्रेशन है और मतलब सेल के बाहर कैसा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हम पढ़ेंगे कि कहां पे इंडोस्मोसिस होगा, कहां पे एक्सोस्मोसिस होगा। क्लियर। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये मेनली तीन तरह का होता है। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये टर्म किसके लिए पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा होता है, एक होता है हाइपरटोनिक, दूसरा होता है हाइपोटोनिक, और तीसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि भाई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, सॉल्वेंट। इस कंटेनर में क्या है भाई, सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन है, कंटेनर है। और इस कंटेनर में क्या है, सॉल्यूशन है, कंटेनर है। और इस कंटेनर में क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर। देखना भाई, बात को समझना। इसमें एक सेल रख देते हैं अपना, क्या, एक सेल रख देते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन टर्म किसके लिए यूज हो रहा है, सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये जो है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को क्या है, ज्यादा है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल क्या है, बोलो ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल क्या है, कम हो जाएगा अपने आप। देखिए, अगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक, कहने का मतलब है तो किसके रिस्पेक्ट में अधिक, सेल के रिस्पेक्ट में अधिक। किसके रिस्पेक्ट में अधिक, सेल के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक, तो उसको कहेंगे हाइपर। वैसे भी हाइपर का मतलब होता है अधिक, हाइपो का मतलब होता है कम, और आइसो का मतलब होता है सेम। मतलब आप समझ गए
कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल अगर अधिक होगा तो वैसे सॉल्यूशन को कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अधिक है, इसका कहने का मतलब है कि सर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट, क्या सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट, किसका अमाउंट? सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? अधिक है। और सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट क्या है? कम है। सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट क्या है भाई? कम है। क्लियर? तो देखिए, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल कहने का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल कम है कहने का मतलब है कि सेल में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? कम है। और सेल में वाटर का अमाउंट क्या है? अधिक है। और तुमको पता है कि जब वाटर का अमाउंट यहाँ पे क्या है? कम है। कहाँ पे? सॉल्यूशन में। कहाँ पे? सॉल्यूशन में। और वाटर का अमाउंट अधिक है। कहाँ पे? सेल में। तो वाटर का मूवमेंट होगा क्या? अधिक से कम की तरफ। सिर्फ वाटर का मूवमेंट होगा, बोल रहे हैं सॉल्यूट का नहीं, किसका? सॉल्वेंट। वाटर कहने का मतलब है सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा किधर? अधिक से कम की तरफ। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? अधिक से कम की तरफ। यानी अधिक वाटर कहां पे है? तो सेल में है। अधिक वाटर कहां पे है? सेल में। और कम वाटर कहां पे है? सॉल्यूशन में है। तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होगा अधिक से कम की तरफ। कहने का मतलब है सेल से सॉल्यूशन की तरफ। क्या होगा भाई? सेल से सॉल्यूशन की तरफ। समझ में आया? यानी सेल को अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, क्या सेल को अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है? एक्सोऑस्मोसिस या इंडोऑस्मोसिस? क्या होता है? एक्सोऑस्मोसिस। क्या होता है भाई? एक्सोऑस्मोसिस। तब यहां पे होता है एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर है? सेल में क्या होता है? एक्सोऑस्मोसिस होता है। और एक्सोऑस्मोसिस कहने का मतलब है सेल लूजेस वाटर। सेल क्या करेगा? वाटर लूज करेगा। सेल लूजेस वाटर। यहाँ पे सेल वाटर लूज करेगा। और आपको पता है अगर सेल वाटर लूज करता है यानी सेल सॉल्वेंट लूज करता है, कब? जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है आउटसाइड द सेल कॉन्सेंट्रेशन अधिक है और इनसाइड द सेल कॉन्सेंट्रेशन कम है। क्लियर? तो सेल लूजेस वाटर, और जब सेल वाटर को लूज करता है तो वैसे सेल को कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। यानी यहां पे होगा प्लाज्मोलाइसिस। क्या होगा भाई? प्लाज्मोलाइसिस। यानी यहां पे लिख देंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्लियर? क्या लिखेंगे? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और अगर ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल यानी प्लाज्मोलाइसिस यानी सेल वाटर लूज करेगा तब सेल में वाटर का कमी हो जाएगा। क्या? सेल में वाटर का कमी हो जाएगा। और वैसे सेल को कहते हैं फ्लैसिड सेल। क्या कहते हैं? फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल। ठीक है? फ्लैसिड सेल कहने का मतलब है कि अब प्रोटोप्लाज्म क्या कर रहा है? इसका श्रिंक कर रहा है। क्या? प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है? श्रिंक कर रहा है। क्यों श्रिंक कर रहा है? क्योंकि सर वाटर लूज हो रहा है। तो लिखेंगे श्रंकिन प्रोटोप्लाज्म। क्या? श्रंकिन प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म का क्या होगा? श्रिंकेज होगा। क्यों श्रिंकेज होगा? क्योंकि सॉल्वेंट बाहर आ रहा है। क्लियर? अगर सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो हाइपोटोनिक कहने का मतलब है, हाइपो मतलब क्या होता है? कम। क्या कम? तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम। क्या कम? सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम। तो लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम है। और जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम होगा यानी कि सेल का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगा तो लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल। क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल अधिक होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम होगा कहने का मतलब है, बोलो ना क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम होगा कहने का मतलब है कि सॉल्यूट
सॉल्यूट क्या होगा, कम होगा, बिल्कुल सही, सॉल्यूट क्या होगा, कम होगा, और वाटर क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल अधिक है, कहने का मतलब है कि सॉल्यूट अधिक होगा, क्या, सॉल्यूट अधिक होगा सेल में, और वाटर, वाटर कहने का मतलब है क्या, सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा। क्लियर। वाटर यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि वाटर का ही मूवमेंट होता है, वाटर कहने का मतलब है सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होगा। अब क्या होगा भाई बताइए, वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। हायर कंसेंट्रेशन वाटर का कहां पे है, कहां पे है, सॉल्यूशन में है, और सेल के अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन क्या है, कम है, तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां का होगा, बोलो ना, सॉल्यूशन से सेल में होगा। कहां पे होगा, सॉल्यूशन से सेल में होगा, सॉल्यूशन से सेल में होगा। यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप सेल को रखते हैं, क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप सेल को रखते हैं, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या, बोलो ना, क्या देखने को मिलेगा, इंडोस्मोसिस। सेल को अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो क्या देखने को मिला, एक्सोस्मोसिस, यानी सेल से बाहर वाटर आ रहा है, यानी सॉल्वेंट आ रहा है। लेकिन अगर आप सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा इंडोस्मोसिस। क्या देखने को मिलेगा भाई, इंडोस्मोसिस, या इसको बोलते हैं इंडोस्मोसिस, इंडोस्मोसिस। इंडोस्मोसिस आप पढ़ेगा तो स्पेलिंग गलती नहीं होगा, लिखने में दिक्कत नहीं होगा। क्लियर, इंडोस्मोसिस। क्लियर है। इंडोस्मोसिस यानी क्या हो रहा है, सेल गेन वाटर, क्या, सेल गेन वाटर, सेल गेन वाटर, सेल वाटर को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और सेल वाटर को गेन करके प्लांट सेल या एनिमल सेल वाटर को गेन करके क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड कहने का मतलब है कि एक्सेस ऑफ वाटर, क्या, एक्सेस ऑफ वाटर। सुनना भाई बात को ध्यान से, तो सेल स्वेल कर जाएगा। क्या कर जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा। क्योंकि स्वेल क्यों करेगा, क्योंकि भाई इसके अंदर पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, तो सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। जो प्लांट सेल है ना वो हो जाएगा टर्जिड। क्या हो जाएगा, प्लांट सेल टर्जिड हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, क्या, प्लांट सेल। ये टर्जिड टर्म प्लांट के लिए ही यूज करते हैं। टर्जिड करने का मतलब है, सेल टर्जिड है कहने का मतलब है कि सेल में फुल ऑफ वाटर है, एक्सेस ऑफ वाटर है। क्या, सेल टर्जिड है कहने का मतलब क्या है, सेल में वाटर का अमाउंट अधिक है, क्योंकि सेल वाटर को क्या किया है, गेन किया है। क्लियर, तो उसको कहते हैं टर्जिड सेल। आप इमेजिनेशन कीजिए कि एनिमल सेल है, क्या है, एनिमल सेल है, तो वो पता है ये प्लांट सेल है, और प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके पास होता है सेल वॉल। क्या होता है, सेल वॉल, एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, इसको कहते हैं सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होता है ये हार्ड होता है, स्टिफ होता है। क्या होता है, हार्ड होता है, स्टिफ होता है, और परमिएबल भी होता है। तो पानी अंदर जाएगा, पानी अंदर जाएगा, पानी अंदर जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम पानी अंदर चला जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि अब पानी अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि इसको जितना स्वेल करना था उतना स्वेल ये कर गया, और ये फिर ब्रस्ट भी नहीं होगा। क्यों ब्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके पास हार्ड सेल वॉल है। क्या है भाई, हार्ड सेल वॉल है, यानी प्लांट सेल में एक्सेस ऑफ वाटर हो जाएगा, प्लांट सेल वाटर को गेन करेगा, तो सेल स्वेल हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, लेकिन सेल ब्रस्ट नहीं करेगा, सेल ब्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन आप इमेजिनेशन कीजिए कि एक एनिमल सेल है, क्या भाई, एनिमल सेल है, उसके पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, हार्ड प्रोटेक्टिव सेल वॉल नहीं होता है। अब जब ये सेल वाटर गेन करेगा, तो सेल वाटर गेन कर रहा है, सेल वाटर गेन कर रहा है, सेल वाटर गेन कर रहा है, स्वेल करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि सेल ब्रस्ट भी कर सकता है। क्या, एक ऐसा समय आएगा कि सेल ब्रस्ट भी कर जाएगा। यानी एनिमल सेल को अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिए, क्या, एनिमल सेल को अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिए तो सेल वाटर गेन करेगा, और एनिमल सेल इतना वाटर गेन कर लेगा, एक्सेस ऑफ वाटर गेन कर लेगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो डेलिकेट होता है। क्या होता है, डेलिकेट होता है, तो ये क्या, ब्रस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, ब्रस्ट कर सकता है। यानी एनिमल सेल को अगर आप डाल दिए, क्या, एनिमल सेल को डाल दिए, तो ये क्या कर जाएगा भाई, ब्रस्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास हार्ड सेल वॉल नहीं होता है। क्लियर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन और आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का क्या मतलब होता है, सेम। कहने का मतलब है जितना कॉन्सेंट्रेशन इस सेल का है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन
सॉल्यूशन का भी है, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का भी है, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बोलो ना, सेल। यानी जितना पानी इसके अंदर जाएगा उतना पानी इससे बाहर भी आ जाएगा। क्लियर? यानी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर या नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट यहां पे देखने को आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो यहां पे लिखेंगे नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या? नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी सेल का साइज नहीं घटेगा और ना ही सेल का साइज बढ़ेगा। सुनना भाई बात को ध्यान से, अगर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सेल का साइज कम होता है, संकिन ऑफ सेल होता है, सेल का प्लाज्मोलाइसिस होता है। कहने का मतलब है सेल वाटर लूज करता है। अगर सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सेल वाटर गेन करता है और सेल का साइज बड़ा होता है। अगर सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, कहां पे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सेल जितना पानी लूज करेगा उतना ही पानी को क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। यानी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर और सेल का साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेल का साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो लिखेंगे क्या? सेल विल स्टे सेम साइज। सेल का साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई अगर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा, तो आपका तुरंत दिमाग का घंटी बजना चाहिए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर का मतलब होता है अधिक, यानी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक, और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक करने का मतलब है सॉल्यूट अधिक और सॉल्वेंट कम, यानी वाटर कम। तो वाटर कम किसके रिस्पेक्ट में? वाटर कम सेल के रिस्पेक्ट में वाटर कम रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में अगर वाटर कम है और सेल में अगर वाटर अधिक है तो सिंपल सा बात है, वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी यहां पे हमको एक्सऑस्मोसिस देखने को मिलेगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है, हाइपो का मतलब होता है कम। ठीक है, क्या कम? तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम, और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट यानी वाटर अधिक है। अगर वाटर अधिक है तो वाटर अधिक से कम की तरफ जाएगा, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी सेल को अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल वाटर गेन करेगा, और अगर सेल को आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल जितना पानी को गेन करेगा उतना ही पानी को लूज करेगा। इसका मतलब नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होगा और सेल का साइज सेम रहेगा। क्या? सेल का साइज सेम रहेगा। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे कि भाई सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, और सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा। क्लियर? सुनिए भाई, ये पूरा क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंपल सा मतलब समझो, अंगूर, ग्रेप्स जो होता है ना, ग्रेप्स देख तो कितना उसमें वाटर का अमाउंट अधिक होता है। उस ग्रेप्स को अगर आप शुगर सॉल्यूशन में, मतलब चीनी के चाशनी में जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा? अंगूर वाटर को लूज करेगा। क्या? अंगूर वाटर को लूज कर देगा, क्योंकि अंगूर में पानी का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है और जो शुगर सॉल्यूशन बन रहा है उसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये वहां पे वाटर लूज करेगा। लेकिन अगर किशमिश, समझ में आ गया? किशमिश को आप क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, किशमिश में पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, और पानी में ही डाल दिए तो पानी बाहर से कहां चला जाता है? अंदर चला जाता है। क्लियर? और अगर उस किशमिश को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, मतलब शुगर सॉल्यूशन में ही डाल देते हैं, तो ना ही पानी को गेन करेगा और ना ही लूज करेगा, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो। ठीक है, तो एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एक सेल को अगर ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं ना जहां पे सेल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, आपको पता है? कॉन्सेंट्रेशन मोल के टर्म में, मतलब मोलरिटी के टर्म में या फिर नॉर्मेलिटी के टर्म में लिखते हैं। तो अगर कहेगा भाई कि सेल को एक सेल है जिसका मोलरिटी क्या है? 3 है, जिसका मोलरिटी क्या है? 3, और एक वैसे सॉल्यूशन में डाल देते हैं जिसका मोलरिटी क्या है? जिसका मोलरिटी यहां पे कम है ना, जिसका मोलरिटी 1 है। क्या है भाई? 1 है। क्लियर?
तो आउटसाइड द सेल मोलरिटी कम है और इनसाइड द सेल मोलरिटी अधिक है। इसका मतलब मोलरिटी अधिक है कहने का मतलब है कि इनसाइड द सेल सॉल्यूट अधिक है और इनसाइड द सेल वाटर कम है। और अब मोलरिटी कम है आउटसाइड द सेल कहने का मतलब है कि आउटसाइड द सेल सॉल्यूट कम है और आउटसाइड द सेल वाटर कम है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडोस्मोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडोस्मोसिस होगा। वैसे ही यहां से क्वेश्चन आएगा कि भाई सेल का जो मोलरिटी है ना वो मान लेते हैं कि 3 है, सेल का मोलरिटी क्या है, 3 है, और सॉल्यूशन का जो मोलरिटी है वो मान लेते हैं 7 है। क्या भाई, 7 है। तो यहाँ पे भी वाटर, सेल का मोलरिटी कम है कहने का मतलब है सेल में वाटर अधिक है और सेल में सॉल्यूट कम है। क्लियर। और मोलरिटी अधिक है सॉल्यूशन का, तो कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है, अधिक है, और वाटर क्या है, कम है। तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट अधिक से कम की तरफ होगा, यहाँ पे भी वाटर का मूवमेंट अधिक से कम की तरफ होगा। तो इंडोस्मोसिस देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक्सोस्मोसिस देखने को मिलेगा। क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डाटा देके आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन को मोलरिटी में या नॉर्मलिटी में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन हो गया, अब हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक तरह का क्या है, बोलो ना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक तरह का क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी किसी भी तरह का एनर्जी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। देखिए वाटर का मूवमेंट हुआ लेकिन किसी भी तरह का एनर्जी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। क्लियर। तो हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में किसी भी तरह का एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होगा। तो क्या होगा सर, तो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन पार्ट लेते हैं। फैसिलिटेट कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक मतलब सॉल्वेंट या किसी भी मॉलिक्यूल के ट्रांसफर के लिए, सॉल्वेंट या किसी भी मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, बोलो ना, एक कैरियर प्रोटीन चाहिए। क्या, एक कैरियर प्रोटीन चाहिए जो मूवमेंट को क्या कर दे, आसान कर दे, मूवमेंट को क्या कर दे, स्पीड अप कर दे। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक ट्रांसपोर्ट या कैरियर प्रोटीन के हेल्प से मूवमेंट होगा। क्या, एक कैरियर प्रोटीन के हेल्प से मूवमेंट होगा, किसका, मॉलिक्यूल का। तो उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसे मान लेते हैं कि ये सेल है और ये बाहर बहुत सारे मॉलिक्यूल है। ये जो मॉलिक्यूल है ना ये धीरे धीरे अंदर जा रहा है, कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जा रहा है। लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तुमको पता है कैरियर प्रोटीन होते हैं। क्या, कैरियर प्रोटीन होते हैं। और वो कैरियर प्रोटीन अगर इस मूवमेंट में ट्रांसफर ले लेगा, यानी बाहर जो मॉलिक्यूल है उसको पकड़ेगा और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होगा और तुरंत इस मॉलिक्यूल को लेके कहां पे आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। क्या, अंदर आ जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे, मतलब एक कैरियर प्रोटीन होगा। क्या, एक कैरियर प्रोटीन होगा जो मॉलिक्यूल के मूवमेंट में हेल्प करेगा, जो मॉलिक्यूल के मूवमेंट को स्पीड अप कर देगा। उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, कैरियर प्रोटीन पार्ट लेता है। जैसे एक्वापोरिन सी, क्या भाई, एक्वापोरिन से, एक्वापोरिन क्या हो गया, प्रोटीन चैनल हो गया जिससे होके वाटर मूव करता है। क्लियर, याद है एक्वापोरिन। तो चलिए एक्वापोरिन क्या हो गया, कैरियर प्रोटीन हो गया जो मॉलिक्यूल के मूवमेंट को क्या कर देगा, स्पीड अप कर देगा। तब उसको कहेंगे क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल सा मतलब समझिए, डिफ्यूजन में कोई कैरियर प्रोटीन पार्ट लेगा। क्या, डिफ्यूजन में कोई कैरियर प्रोटीन पार्ट लेगा तो उसको क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव होता है, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। मान लेते हैं मॉलिक्यूल का, ये जो मॉलिक्यूल का अमाउंट है ये आउटसाइड द सेल अधिक है और मॉलिक्यूल का अमाउंट इनसाइड द सेल क्या है, कम है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन अगर ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूल का तो क्या कहेंगे,
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल हो सकता है। मान लेते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं या एक्सेस आयंस है कहाँ, सेल के अंदर, और इसको हमको क्या करना है, सेल के बाहर कर देना है कैरियर प्रोटीन के हेल्प से। किसके हेल्प से? कैरियर प्रोटीन के हेल्प से। तब भी ये क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। क्या भाई? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में लिखेंगे वो वैसा डिफ्यूजन जिसको कोई कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट कहने का मतलब है आसान कर देता है। क्लियर? तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या इसको कहते हैं फैसी, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है? क्या होता है? अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या? A transport protein speeds the movement of तो बोलते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन। ठीक है, ये ज्यादा है ना, ये सही स्पेलिंग है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। क्लियर? A transport protein speeds the movement of water or solute, क्या? और movement of water or solute. A transport protein speeds the movement of water or solute across a membrane. Across a membrane down to its concentration gradient, यानी higher concentration to lower concentration, down to its concentration gradient, तब इसको क्या कहते हैं? बोलिए ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फैसिलिटेट डिफ्यूजन कहते हैं। अब देखिए, अगर आयंस को करना है ट्रांसफर तो आयन चैनल पार्ट लेता है। क्लियर? तो लिखेंगे आयन चैनल फैसिलिटेट द डिफ्यूजन ऑफ आयन। आयंस चैनल फैसिलिटेट द डिफ्यूजन ऑफ iron. Ions channel facilitate the diffusion of ion across a membrane. Clear? नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कैरियर प्रोटीन कैन अंडरगो। ये जो कैरियर प्रोटीन है ना, अगर ये मटेरियल का ट्रांसफर करते हैं तो उनके शेप में चेंज होता है। क्या होता है? उनके शेप में चेंज होता है। कैरियर प्रोटीन कैन अंडरगो change in shape. Carrier protein can undergo change in shape. क्या? Change in shape that translocate bound solute across membrane. क्लियर? देखना भाई, डायग्राम से इसको देखते हैं। ये है फॉस्फोलिपिड हेड और टेल। ये है कैरियर प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। ये प्रोटीन, ये क्वापोरिन्स था अगर आपको याद हो तो। और ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर।
कैरियर प्रोटीन को थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। क्लियर? आउटसाइड द सेल मॉलिक्यूल का जो है ना वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है ये अधिक है, और इस मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है ये किसी प्रोटीन चैनल के थ्रू होगा और फास्ट होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको कहते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? फैसिलिटेट डिफ्यूजन। और इस कैरियर प्रोटीन का जो चेन शेप है ना ये चेंज हो सकता है। मान लेते हैं ये क्या भाई, कैरियर प्रोटीन है, ये किसी मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर रहा है, मॉलिक्यूल के मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। तो इसका जो शेप है ये चेंज हो सकता है। क्लियर? होता क्या है कि मॉलिक्यूल को ये बाइंड करेगा, आउटसाइड द सेल मॉलिक्यूल को क्या करेगा, बाइंड करेगा, और तुरंत फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होगा, ठीक है, या बॉबिंग मूवमेंट होगा। ये पकड़ेगा और तुरंत ये मूव करेगा और इधर सेल को लाके सेल के अंदर इनसाइड द सेल मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। इनसाइड द सेल मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। तब इसको क्या कहते हैं, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। फैसिलिटेट डिफ्यूजन में आपको कुछ बात याद रखना है, ये पैसिव डिफ्यूजन है, यानी एनर्जी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं होता है, और हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है। क्या? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। क्या? विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन या प्रोटीन चैनल। क्या? प्रोटीन चैनल। तो प्रोटीन चैनल या कैरियर प्रोटीन के हेल्प से मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो उसको कहते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? फैसिलिटेट डिफ्यूजन। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हम दोनों पढ़ लिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन भी पढ़ लिए और फैसिलिटेट डिफ्यूजन भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या पढ़ेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हेडिंग दीजिएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको पता है क्या, एनर्जी इन्वेस्टमेंट होता है। क्या? एनर्जी इन्वेस्टमेंट होता है, एनर्जी खर्च होता है। और एनर्जी खर्च वहां पे होता है जहां पे हम कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट काम करते हैं। क्या? एनर्जी खर्च वहां पे होता है जहां पे हम कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट काम करते हैं। जैसे मान लो ये चौक है, चौक को अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में भेजना है तो किसी भी तरह का एनर्जी खर्च नहीं करना है, बस इसको छोड़ना है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स में अपने आप चला गया। ठीक है, चौक टूट गया। क्लियर? लेकिन अगर आपको इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। क्या? एनर्जी देना पड़ता है, इसको खींचना पड़ता है। समझ में आ गया? ठीक वैसे ही होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या? मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तब उसको क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। सुनो भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके मान लेते हैं कि इनसाइड द सेल, क्या इनसाइड द सेल मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन पहले से ही बहुत ज्यादा है। ये आयंस हो सकते हैं, क्या आयंस हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आयंस हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम जो भी, बहुत सारा आयन है। और बाहर यानी आउटसाइड द सेल्स आयन का नंबर क्या है, कम है। आयन का नंबर क्या है, कम है। लेकिन फिर भी हमको सेल में और अधिक आयन चाहिए, तो क्या होगा, आयंस को सेल बाहर से लेगा अंदर। क्या? सेल आयंस को बाहर से क्या लेगा, अंदर लेगा। ठीक है, तो पहले से ही सेल में बहुत सारे आयंस है, फिर भी इसको क्या चाहिए, और आयंस चाहिए। तो और आयंस चाहिए तो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट काम हो रहा है ना भाई, तो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट काम होगा तो यहाँ पे आपको एनर्जी देना पड़ेगा। और एनर्जी देते हैं किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और आपको पता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे एटीपीएज एंजाइम है जो एटीपी एनर्जी बनाते हैं। तो ये एटीपी आएगा यहाँ पे, यानी एटीपी का इन्वेस्टमेंट होगा। क्या? एटीपी का इन्वेस्टमेंट होगा, कहने का मतलब है एनर्जी इन्वेस्ट होगा। और एनर्जी जब इन्वेस्ट होगा तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मॉलिक्यूल का क्या होता है, मूवमेंट होता है। वैसे मूवमेंट को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है?
सर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा होता है रूट में। कहाँ पे होता है? रूट सेल में। ठीक है, मान लेते हैं कि पहले से ही प्लांट सेल में क्या है, बहुत सारे आयंस है। क्या भाई? बहुत सारे आयंस है। ठीक है, और सेल को बाहर से और भी आयंस चाहिए। ठीक है, तो सेल जो मतलब रूट सेल जो आयन का एब्जॉर्प्शन करते हैं सॉइल से, वो क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। आप पढ़िएगा सोडियम पोटेशियम पंप। क्या पढ़ेंगे? सोडियम पोटेशियम पंप। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप न्यूरॉन्स में चलता है। ठीक है, न्यूरॉन्स के एक्सोन में होता है सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप में भी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। क्या? सोडियम पोटेशियम पंप में भी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। सोडियम पोटेशियम पंप भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। तो लिखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लिखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज एनर्जी। क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज एनर्जी टू मूव सॉल्यूट, टू मूव सॉल्यूट अगेंस्ट, टू मूव सॉल्यूट अगेंस्ट क्या? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो क्या कहेंगे इसको? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी एक कैरियर प्रोटीन चाहिए, लेकिन वो कैरियर प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट तब काम करेगा जब वो एटीपी क्या करेगा? यूज करेगा। एटीपी क्या है कि यूटिलाइजेशन करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज एनर्जी। स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन specific membrane protein use energy usually in the form of ATP, usually in the form of क्या? usually in the form of ATP to do the work, usually in the form of ATP to do the work क्या? To do the work against concentration gradient। क्या? To do the work against concentration gradient। तब उसको क्या कहते हैं भाई? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेंट्रेशन देखता है। क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेंट्रेशन देखता है। कहने का मतलब है केमिकल कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अगेंस्ट भी देखता है। मतलब देखो होता क्या है कि एक सेल है, अब सेल के अंदर ये जो आयंस है ना, आयंस का मूवमेंट, आयंस का अमाउंट जो है वो कम है और सेल के बाहर आयंस का अमाउंट क्या है? अधिक है। और आपको पता है आयंस का अमाउंट यहाँ पे कम है यानी और आयंस का अमाउंट यहाँ पे अधिक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा ना, क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या होगा? कम होगा। और बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? अधिक होगा। अब आयंस का जो मूवमेंट होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। क्या होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। लेकिन हमको अगर आयन को बाहर भेजना है, क्या? आयंस को बाहर भेजना है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भेजना है, अंदर से बाहर भेजना है, तो यहाँ पे हमको खर्च करना पड़ेगा क्या? एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में खर्च होगा? एटीपी के फॉर्म में खर्च होगा। किस फॉर्म में खर्च होगा भाई? एटीपी के फॉर्म में खर्च होगा। मान लेते हैं कि अंदर कोई केमिकल है। क्या भाई? कोई केमिकल है, कोई मॉलिक्यूल है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर कोई केमिकल है जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अधिक है। फिर भी हमको केमिकल को क्या करना है? अंदर से बाहर भेजना है, तब हमको यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा एटीपी। क्या खर्च करना पड़ेगा भाई? एटीपी। तो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर मॉलिक्यूल का मूवमेंट करवाना है, सेल को होना है, तो यहाँ पे लगता है क्या? क्या लगता है? एटीपी का इन्वेस्टमेंट होता है। और जहां पे एटीपी का इन्वेस्टमेंट होगा, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होगा, वैसे ट्रांसपोर्ट को कहते हैं क्या?
एक्टिव ट्रांसपोर्ट याद रहेगा, बस आपको सिंपल याद रखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इन्वेस्टमेंट होता है। और एनर्जी इन्वेस्टमेंट क्यों होता है ये ध्यान रखना है, क्यों होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क होता है। क्या, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क होता है, इसलिए यहाँ पे एटीपी का यानी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं ये काम कैसे करता है, होता कैसे है, डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। देख लो भाई, अच्छा यहाँ पे भी कैरियर प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, किसमें, अरे बोलो ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कैरियर प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा कैरियर प्रोटीन है। फॉस्फोलिपिड बाइलियर, पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, ये सब चीज याद रखना है। देखिए मान लेते हैं ये जो स्क्वायर वाला डब्बा जो है ना, आउटसाइड द सेल इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अधिक है। आउटसाइड द सेल इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अधिक है। और इनसाइड द सेल इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। क्या, इनसाइड द सेल इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, फिर भी इस स्क्वायर वाले मॉलिक्यूल को बाहर भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्क्वायर वाले मॉलिक्यूल को बाहर भेज रहे हैं, तो यहाँ पे एटीपी का इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर? वैसे ही मान लेते हैं कि आउटसाइड द सेल, ये जो राउंड है, सर्कल है, इसका अमाउंट क्या है, कम है। और इनसाइड द सेल राउंड मॉलिक्यूल का अमाउंट क्या है, अधिक है। फिर भी हमको बाहर से क्या चाहिए, अंदर चाहिए, तो कैरियर प्रोटीन के हेल्प से तो आएगा ही, और साथ ही एटीपी का इन्वेस्टमेंट होगा। क्या होगा यहाँ पे, एटीपी का इन्वेस्टमेंट होगा, यानी मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो यहाँ पे एटीपी देना पड़ता है। उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये कैरियर प्रोटीन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, याद रखना है, ऐसा नहीं कि कैरियर प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अब आते हैं हम, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। क्या, मटेरियल का बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। बल्क में मटेरियल इनसाइड द सेल आते हैं और बल्क में मटेरियल आउटसाइड द सेल आते हैं। अगर बल्क में मटेरियल यानी लार्ज अमाउंट में मटेरियल इनसाइड द सेल होगा, उसको कहेंगे इंडोसाइटोसिस। क्या कहेंगे, इंडोसाइटोसिस। और बल्क में मटेरियल आउटसाइड द सेल जाएगा, तब उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस। क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ये टर्म आपको सुनने को मिलेगा, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो हेडिंग देंगे क्या, बल्क ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बल्क ट्रांसपोर्ट across plasma membrane। क्या, bulk transport across plasma membrane occurs by exocytosis और endocytosis। occurs by exocytosis और endocytosis। एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो पहला हेडिंग देंगे एक्सोसाइटोसिस क्या है या एक्सोसाइटोसिस क्या है। एक्सोसाइटोसिस, हाँ भाई, तो एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, क्या, इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। इजेशन मतलब आउटसाइड द सेल, इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। दूसरा होता है इंडोसाइटोसिस या इंडोसाइटोसिस।
इंडोसाइटोसिस में क्या होता है, इंजेशन ऑफ, क्या, इंजेशन यानी इनटेक ऑफ मटेरियल, इंजेशन ऑफ मटेरियल बाय सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर इंजेशन ऑफ मटेरियल होगा तो क्या कहेंगे, बोलो ना, इंडोसाइटोसिस कहेंगे, और इंजेशन ऑफ मटेरियल होगा तो क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। अब ये जो इंडोसाइटोसिस है ना, क्या इंडोसाइटोसिस है, ये दो तरह का होता है। एक को कहते हैं फैगोसाइटोसिस और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। अगर सॉलिड मटेरियल इनसाइड द सेल आएगा, क्या, अगर सॉलिड मटेरियल इनसाइड द सेल आएगा तब कहेंगे उसको फैगोसाइटोसिस। क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। एक बार फिर से, सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मॉलिक्यूल अगर इनसाइड द सेल आएगा तो उसको क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। ऐसा लगेगा कि सेल खाना खा रहा है, उसको कहते हैं सेल ईटिंग। और अगर लिक्विड आएगा इनसाइड द सेल तो कहेंगे उसको पिनोसाइटोसिस। क्या कहेंगे, बल्क में आएगा तो पिनोसाइटोसिस। ऐसा लगता है कि सेल वाटर ले रहा है, इंटेक कर रहा है, इसको कहते हैं सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या, सेल वॉल। क्या पढ़ेंगे, सेल वॉल। आपका होमवर्क है कि एनसीईआरटी से एक बार इसको पढ़ना है, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछना है। और ये जो हम देख रहे थे ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी एक बार जरूर देख लीजिएगा भाई कि हाइपरटोनिक को भी बंद कर लीजिए, है ना, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मेन ज्यादा कंफ्यूजन होता है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में। सिंपल सा मतलब याद रखना, हाइपर कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है, और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है यानी पानी वहां पे कम है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि वैसा सॉल्यूशन जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट कम है और वाटर का अमाउंट क्या है, अधिक है। बस वाटर कम से सॉरी वाटर का अमाउंट अधिक से कम की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, बोलो ना, सेल वाटर लूज करता है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल वाटर गेन करता है। ये सब चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई प्लांट सेल टर्जिट कब होगा, जब उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। क्या, कब होगा सेल टर्जिट, जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। क्लियर है, तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो सारा क्वेश्चन आपसे होगा। क्लियर, थैंक यू।